हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC फॉर CBSE। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि मानव श्वसन तंत्र के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने रेस्पिरेशन के बारे में बात की थी, इससे लास्ट की वीडियो में यानी कि श्वसन के बारे में ही पढ़ा था। इससे पहले हमने पढ़ा था श्वसन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखी थी, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। ठीक है, उसके टाइप्स देखे थे, श्वसन कितने प्रकार का होता है। ठीक, फिर उसके बाद हमने प्लांट्स के अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, पादपों में किस तरीके से श्वसन होता है, ये इससे लास्ट की वीडियो में हमने करा था। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपकी लास्ट की वीडियो में कवर किए गए थे। ठीक है, और हमने इससे पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर हमने न्यूट्रिशन के बारे में बात की है, ह्यूमंस में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, अमीबा के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। ये इससे पहले की वीडियोज़ में हम जो है बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको और कोई सा चैप्टर देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं जो कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इंसान होगा ह्यूमंस का। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं उनके अंदर क्या क्या आता है, उनके अंदर आता है नॉस्ट्रिल, उसके अंदर आता है नेसल पैसेज, क्या आता है नेसल पैसेज, नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायाफ्राम। तो ये कुछ पार्ट्स हैं, कुछ हिस्से हैं जो किसके अंदर आते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो है आते हैं। ठीक है, जो मानव श्वसन तंत्र है उसके अंदर क्या क्या आता है, नाक, नासाद्वार, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनी, फुफ्फुस और डायाफ्राम। ये कुछ चीज़ें जो किसके अंदर आती हैं, हमारे मानव श्वसन तंत्र के अंदर जो है पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी है जब हम सांस लेते हैं तो सांस हमारी बॉडी के अंदर जाती है, एयर बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो जब एयर जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो किससे पास होते हुए जाती है, वो नॉस्ट्रिल से पास होते हुए जाती है। किससे पास होते हुए जाती है, नॉस्ट्रिल से, यानी कि नासा द्वार से पास होते हुए हमारी बॉडी के अंदर क्या जाती है, एयर जो जाती है। मतलब अगर एयर को हमारी बॉडी के अंदर जाना तो सबसे पहले किससे पास होते हुए जाना पड़ेगा उसको, नॉस्ट्रिल से। किससे, सबसे पहले वो किससे पास होगी, किस में एंटर होगी, नॉस्ट्रिल में। फिर उसके बाद हमारे शरीर के अंदर जाएगी, सबसे पहले वो नासा द्वार के अंदर जाएगी, फिर उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासा द्वार द्वारा जाती है, नासा द्वार से होते हुए हमारे शरीर के अंदर जो है वायु जाती है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल। जो एयर बॉडी के अंदर जाती है वो कहाँ से होते हुए जाती है, नॉस्ट्रिल से होते हुए जाती है। ठीक है, अब जो एयर हमने लिया उसके अंदर काफी सारे पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स है, काफी सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनसे तबीयत खराब हो सकती है। ठीक है, तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ये हमारी बॉडी के अंदर ना जाए, इसलिए हमारी जो नोज है उसके अंदर क्या होता है, फाइन हेयर्स, पतले पतले महीन बाल रहते हैं, और साथ में क्या रहता है, म्यूकस रहता है, यानी कि म्यूकस को हिंदी में हम कहते हैं श्लेष्मा। क्या कहते हैं, श्लेष्मा। तो जो हमारी नाक है, नोज है, उसके अंदर क्या होते हैं, महीन बाल होते हैं, पतले पतले। ठीक है, और साथ में श्लेष्मा, जो कोल्ड के टाइम पे स्टिकी मटेरियल रहता है वही श्लेष्मा, उसको म्यूकस कहते हैं। तो ये दो चीज़ें हमारी नोज के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। ये क्या करती हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं ये सब इनसे टकरा करके रुक जाते हैं। ठीक है, बाल से या फिर श्लेष्मा में आकर के रुक जाते हैं। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे जो फाइन हेयर्स हैं, पतले पतले महीन बाल हैं, उनसे टकरा करके रुक जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो इनसे पास हो जाते हैं और आगे चले जाते हैं, तो वो किस में आकर के चिपक जाते हैं, श्लेष्मा में आकर के चिपक जाते हैं। फिर उसके बाद जो फिल्टर्ड एयर है वही हमारी बॉडी के अंदर जा पाती है, हमारी बॉडी के अंदर कोई पार्टिकल नहीं जाता, कोई डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाता। क्यों, क्योंकि ये जो फाइन हेयर्स हैं और ये जो म्यूकस है, ठीक है, जो महीन बाल हैं और जो श्लेष्मा है, ये उन कणों को रोक लेते हैं। ठीक है, और फिर जो निस्यंदित वायु है, जो छनी हुई फिल्टर्ड एयर है, वो ही हमारी बॉडी के अंदर जाती है। किसकी मदद से जाती है, फाइन हेयर्स और साथ में म्यूकस की मदद से जो है जाती है। ठीक है, महीन बाल और श्लेष्मा की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो वायु जाती है वो निस्यंदित वायु जो है जाती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ एयर पासिंग थ्रू नोस्ट्रिल, जो नोस्ट्रिल से पास होते हुए एयर आ रही है इज फिल्टर्ड, वो फिल्टर होती है किससे, बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो जो नोस्ट्रिल से पास होते हुए एयर आ रही है वो फिल्टर होती है किसके थ्रू, किससे फिल्टर हो जाती है, फाइन हेयर्स से और म्यूकस से जो है फिल्टर हो जाती है। ठीक है, नासा द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बाल और श्लेष्मा द्वारा निस्यंदित हो जाती है, यानी कि छन जाती है। उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब एक तरफ हो जाते हैं और जो एयर होती है वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब वो जो निस्यंदित होती है वायु वो किसकी वजह से होती है, वो महीन बाल और श्लेष्मा की वजह से होती है। ठीक है, आपको इसका एक एक वर्ड एक एक लाइन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि बायो का चैप्टर है और जो एक पेपर में MCQ आ रहा है तो MCQ कहीं से भी आ सकते हैं। MCQ करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आपका बिल्कुल डीपली आपको चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल एक एक चीज़ उसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि MCQ में तो कहीं से भी दे देते हैं, वो कहीं से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, इसीलिए अब क्या होगा आगे है, नाउ एयर कम्स फ्रॉम नोस्ट्रिल एंटर्स इनटू द ट्रैकिया। अब क्या होगा, अब
एयर से तो नॉस्ट्रिल से तो पास हो गई एयर, नॉस्ट्रिल से तो पास हो गई एयर, अब वो कहाँ पर जाएगी, किसके अंदर जाएगी, ट्रैकिया में जाएगी। किसके अंदर जाएगी, ट्रैकिया में। कहाँ से होते हुए जाएगी, लैरिंग्स और फेरिंग्स से होते हुए जाएगी, ठीक है। नॉस्ट्रिल से पास होने के बाद एयर किसके अंदर जाएगी, ट्रैकिया के अंदर जाएगी। किसके अंदर जाएगी, ट्रैकिया, यानी कि श्वास नली के अंदर जो है वायु जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ नासा द्वार से आने वाली वायु किससे पास होगी, ग्रसनी और कंठ से पास होते हुए किसके अंदर जाएगी, श्वास नली में प्रवेश करेगी। यानी कि वायु नासा द्वार से आई और किसके अंदर चली जाएगी, अब श्वास नली में चली जाएगी, ठीक है। बीच में दो चीज़ें और मिल जाती हैं इनको, क्या, ग्रसनी और कंठ, इन दोनों से होते हुए किसके अंदर चली जाती है, वो श्वास नली के अंदर जो प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अब श्वास नली कहाँ पर है, ट्रैकिया कहाँ पर है, तो ये डायग्राम देखिए यहाँ पर, ये वाला जो आपको पाइप दिख रहा है, ठीक है, ये जो पाइप आपको दिख रहा है ये क्या है, ये ट्रैकिया है। क्या है ये ट्रैकिया है। और ये देखो ये रहा नेसल पैसेज, तो यहाँ से एयर होते हुए किसके अंदर जाती है, बीच में इनको क्या मिल जाता है, फेरिंग्स और लैरिंग्स यहाँ पर मिल गए, ये रहा फेरिंग्स और इसके नीचे आओगे तो ये लैरिंग्स है, फिर उसके बाद ट्रैकिया शुरू हो रहा है। तो जब नेसल पैसेज से, यानी कि कहाँ से आती है, नासा द्वार से एयर होते हुए आती है, तो किस में से पास होती है वो, पहले लैरिंग्स में से, फिर फेरिंग्स में से, फिर उसके बाद किसके अंदर एंटर कर जाती है, वो ट्रैकिया के अंदर, यानी कि श्वास नली के अंदर वो जो एंटर कर जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नासाद्वार से वायु आती है ना, वो ग्रसनी और कंठ, यानी कि जो लैरिंग्स और फेरिंग्स है उनको हिंदी में ग्रसनी और कंठ कहते हैं। तो ग्रसनी और कंठ से होते हुए किसके अंदर चली जाती है, श्वास नली के अंदर चली जाती है, मतलब इस वाले पाइप के अंदर जो है वो एयर जो है आ जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है फ्रॉम हेयर द एयर पासिस इनटू द लंग्स थ्रू ट्रैकिया। अब जो ट्रैकिया के अंदर एयर आई है, ट्रैकिया के अंदर आई है, ट्रैकिया के आने के बाद वो एयर किसके अंदर चली जाती है, लंग्स के अंदर, यानी कि हमारे जो फेफड़े हैं उनके अंदर जो है एयर चली जाती है। किससे होते हुए जाती है, ट्रैकिया से होते हुए, ठीक है। तो श्वास नली से होते हुए जो वायु है वो किसके अंदर चली जाती है, फुफ्फुस के अंदर चली जाती है, ठीक है। अब वो डायरेक्ट फुफ्फुस के अंदर नहीं जाती, डायरेक्ट फेफड़ों, फुफ्फुस का मतलब है फेफड़े, क्या है, फेफड़े। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी के लिए, जो फुफ्फुस है उनको क्या कहते हैं, फेफड़े कहते हैं, यानी कि लंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लंग्स को फुफ्फुस कहते हैं। आपकी किताब के अंदर फुफ्फुसी वर्ड इस्तेमाल किया गया इसलिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो लंग्स है, लंग्स के अंदर एयर किससे होते हुए जाती है, ट्रैकिया से। अब डायरेक्ट ट्रैकिया से लंग्स के अंदर नहीं जाती, उसके अंदर किस तरीके से जाती है, आगे देखिए। जो ट्रैकिया है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन इट। जो ट्रैकिया है, जो ट्रैकिया के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देते। क्या नहीं होने देते, कोलैप्स नहीं होने देते। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक ट्रैकिया है, ठीक है, इसी तरीके का होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पर ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है जी, जो कि क्या इंश्योर करते हैं कि जो ये पाइप है इसके अंदर एयर जाएगी ना, इसके अंदर, जैसे ये मान लीजिए यही है ट्रैकिया है और इसके ऊपर इस तरीके से क्या प्रेजेंट रहते हैं, इस तरीके से इस पर प्रेजेंट रहती है क्या, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और ये क्या इंश्योर करते हैं, ये इसको पिचकने नहीं देते, कोलैप्स नहीं होने देते। क्या नहीं होने देते, कोलैप्स नहीं होने देते, इसको सिकुड़ने नहीं देते पाइप को। जैसे कि हमने एयर को अंदर लिया तो ये खुल जाएगा, लेकिन जब इसके अंदर से बाहर एयर चली जाएगी, हमारी बॉडी से बाहर एयर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम रिलीज करेंगे तो हो सकता है इसके अंदर कुछ बचेगा नहीं, तो क्या हो सकता है, पिचक सकता है। तो ये ना पिच के कोलैप्स ना हो, इसलिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, उपास्थि के वलय कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर रहते हैं, ये श्वास नली में प्रेजेंट रहते हैं, ट्रैकिया में प्रेजेंट रहते हैं। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है उसके अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, दीज इंश्योर दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ये क्या करते हैं कि जो एयर पैसेज यानी कि जो ट्रैकिया है ये कोलैप्स ना कर जाए, चिपक ना जाए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है श्वास नली में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। ये क्या है, ये जो है उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि वायु का मार्ग निपतित ना हो। निपतित का मतलब है पिचक ना जाए, जो श्वास नली है वो सिकुड़ ना जाए, पिचक ना जाए, तो वायु का जो मार्ग है वो निपतित ना हो। इसलिए जो श्वास नली होती है वहाँ पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्या उपस्थित रहते हैं, उपास्थि के वलय यानी कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज वहाँ पर प्रेजेंट जो है रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया किसके अंदर डिवाइड रहता है, ट्रैकिया दो ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड रहता है। किसके अंदर डिवाइड रहता है, दो ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड रहता है, जो कि किससे जुड़े हुए रहते हैं, लंग्स से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे रखा है ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई। जो ट्रैकिया होता है वो दो ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है, जो कि किससे जुड़े हुए रहते हैं, लंग्स से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से देखो कि मान लीजिए कि ये क्या, ये ट्रैकिया है, ये क्या है, श्वास नली, ठीक। अब ये क्या होगा, दो इस तरीके से पाइप में ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये दो अलग अलग पार्ट डिवाइड हो गए। ये क्या है, ये ट्रैकिया है, और ये क्या है, ये ब्रोंकाई है, ठीक है। ये क्या है, ये श्वास नली है, और ये श्वसनिका,
देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई। जो ट्रैकिया होता है वो दो ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। देखो ये एक ट्रैकिया था, दो ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो गया, ठीक है जी। देखिए श्वासनली दो श्वसनियों में विभाजित होते हैं, ठीक है। श्वसनिका नहीं रहेगा, श्वसनी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो श्वासनली किसके अंदर डिवाइड हो जाता है, दो श्वसनियों में विभाजित हो जाता है। किसके अंदर, दो श्वसनी में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ट्रैकिया दो श्वसनियों में बढ़ जाता है, ठीक है। जो श्वासनली है वो दो ब्रोंकाई में बढ़ जाती है। अब ये जो दो ब्रोंकाई है ये किससे जुड़ी हुई है, ये मान लीजिए इन लंग्स से जुड़ी हुई है, इस तरीके से। क्या है ये इन लंग्स से इस तरीके से जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई विच आर कनेक्टेड टू द लंग्स। ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में बढ़ जाता है, ठीक है। ये एक पाइप था, ये एक पाइप था, दो ब्रोंकाई में बढ़ गया, और ये दोनों पाइप, दोनों ब्रोंकाई किससे जुड़े हुए हैं, लंग्स से जुड़े हुए हैं। यानी कि श्वासनली थी, दो श्वसनियों में बढ़ गई, और ये दोनों श्वसनियां किससे जुड़ी हुई हैं, फुफ्फुस से यानी कि फेफड़ों से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है श्वासनली दो श्वसनियों में विभाजित होती है, जो किससे जुड़े हुए होते हैं, फुफ्फुस से जुड़े होते हैं, यानी कि फेफड़ों से जुड़े रहते हैं, ठीक है जी। अब जो हर एक ब्रोंकाई है ये भी डिवाइड हो जाता है, किसके अंदर, लंग्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, और क्या बनाते हैं, काफी सारे ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, काफी सारे ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। ये एक पाइप था, दो पाइप में बढ़ गया। अभी जो दो पाइप है ये भी काफी सारे पाइप में इस तरीके से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये डिवाइड इस तरीके से जो है रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड रहते हैं। और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ब्रोंक्यूल। क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है ब्रोंक्यूल। इनको कहा जाता है ब्रोंक्यूल यानी कि श्वसनिका। इनको कहा जाता है श्वसनिका, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईच ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू लंग्स एंड फॉर्म्स मैनी ब्रोंक्यूल। यानी कि जो एक ब्रोंकाई है, ये जो ब्रोंकाई है ये लंग्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, और क्या बनाता है, काफ़ी सारे ब्रोंक्यूल बनाता है। यानी कि जो श्वसनी है काफ़ी सारे पाइप में बढ़ जाता है, जिनको क्या कहते हैं, जिनको श्वसनिका कहते हैं। और ये कहाँ पर बढ़ते हैं, फेफड़ों के अंदर, यानी कि लंग्स के अंदर जो है डिवाइड होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद है दीज ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट इनटू एल्वेली। और ये जो ब्रोंक्यूल होते हैं, ये जो श्वसनिकाएं होती हैं, ठीक है, ये किससे जुड़े हुए रहते हैं, एल्वेली से, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखा दूं, तो इस तरीके से गुब्बारे के जैसी एक संरचना रहती है, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम एल्वेली कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वेली, या फिर एल्वियोलाई भी कहते हैं, ठीक है। कूपिका कोशिका इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कूपिका कोशिका जो है इनको कहा जाता है, कोशिका कूपिका। तो जो श्वसनिकाएं होती हैं वो किससे जुड़ी हुई रहती है, वो कूपिका कोशिका यानी कि एल्वेली से जुड़ी हुई रहती है। एल्वेली क्या करती है, एल्वेली हमको एक स्पेस प्रोवाइड करती है जिससे कि हमारी गैसेस का एक्सचेंज हो सके। हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो क्या हो सके, एक जगह चाहिए जहाँ पर इन गैस का एक्सचेंज हो सके। तो एल्वेली वो चीज़ है जो हमें स्पेस प्रोवाइड कराती है, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है और हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ ये श्वसनिकाएं कूपिका में समाप्त होती हैं, ठीक। एल्वेली प्रोवाइड्स, अब एल्वेली की बात आ रही है, ठीक है। जो गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें दिखाया था, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो एल्वेली प्रोवाइड्स अ सरफेस वेयर चेंजेस ऑफ गैस कैन टेक प्लेस। एयर जो एल्वेली है, क्या है, जो एल्वेली है वो क्या प्रोवाइड कराती है, जगह देती है, सरफेस देती है, किसके लिए, जिससे कि जो गैस का एक्सचेंज है, चेंजेस ऑफ गैस है, वो क्या हो सके, वो हो सके, ठीक है जी। चेंजेस ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस, यानी कि जो गैस है उनका बदलना हो सके, ऑक्सीजन आए और कार्बन डाइऑक्साइड चले जाए, उसके लिए जगह प्रोवाइड कराता है कौन, एल्वेली, यानी कि कूपिका। कूपिका सतह प्रदान कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सके, यानी कि वो ये ऑक्सीजन अंदर आए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए। विनिमय का मतलब है गैस का बदलना, ठीक है। तो गैस का आदान प्रदान हो सके, विनिमय हो सके, गैस का बदलाव हो सके, इसलिए एक सतह प्रदान कराती है, जगह प्रदान कराती है कौन, कूपिका। और ये कूपिका किससे जुड़ी हुई होती है, कूपिका ब्रोंक्यूल से जुड़ी हुई होती है। ब्रोंक्यूल किससे बनते हैं, ब्रोंक्यूल ब्रोंकाई की वजह से बनते हैं, ब्रोंकाई ट्रैकिया की वजह से, ट्रैकिया किससे जुड़ा रहता है, हमारे फेरिंक्स और लैरिंक्स से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। फिर अब आगे यहाँ पर दे रखा है वॉल्स ऑफ एल्वेली कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। अब जो ये है, ये जो कूपिका है, जो ब्लड एल्वेली है, क्या है, एल्वेली, इससे काफ़ी सारी जो ब्लड वेसल इस तरीके से जा रही होती है, क्या हो रही है, इससे काफ़ी सारी ब्लड वेसल इस तरीके से जा रही होती है। मतलब ब्लड वेसल जा रही है तो इन नसों के अंदर क्या बह रहा होगा, खून बह रहा होगा इनके अंदर, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारी नसें जाती हैं खून की, जिनके अंदर क्या बह रहा होता है, खून। अब जब हमने सांस लिया है, मान लीजिए आप यहाँ से सांस लिया, तो यहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर क्या आएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन दो जगह जाएगा, इन ब्रोंक्यूल्स के अंदर, यहाँ पर भी ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन ब्रोंकाई के अंदर से होते हुए किसके अंदर जाएगा, ब्रोंक्यूल के अंदर। अब जो ब्रोंक्यूल है वो किससे जुड़ा हुआ है, एल्वेली से। तो जो ऑक्सीजन है वो किसके अंदर आ गया,
एल्विली के अंदर आ गया। अब ये एल्विली किससे जुड़ी हुई है? खून की नस से, ब्लड वेसल से। तो ये तो ऑक्सीजन है ना, ये ब्लड को ले लेता है, जो ब्लड है ऑक्सीजन को ले लेता है, और ब्लड ने ऑक्सीजन को ले लिया है तो फिर क्या दे देगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा। क्या दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड को एल्विली को दे देगा, और एल्विली से ऑक्सीजन को ले लेगा, और फिर ऑक्सीजन को लेने के बाद पूरी शरीर के अंदर जाएगा। पूरे शरीर के अंदर जाने के बाद क्या होगा? जो हमारे हर एक सेल तक क्या चला जाएगा? ऑक्सीजन हर एक सेल तक जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वॉल्स ऑफ एल्विली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि जो कूपिका की जो सतह होती है, जो एल्विली होती है, वो काफी सारी रुधिर वाहिकाओं से, काफी सारी खून की नसों से जुड़ी रहती है। ठीक है जी। कूपिका की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है, बहुत बड़ा एक नेटवर्क रहता है, बहुत बड़ा एक जाल रहता है। ठीक है जी। जिससे क्या जुड़ी हुई होती है? खून की नसें जुड़ी हुई रहती है। किससे? कूपिका से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, चलिए आगे है व्हेन वी ब्रीथ इन। अब ये मैकेनिज्म आ गया हमारा। ठीक है, एक एक यहाँ पर काम खत्म हो गया। ठीक है जी। अब क्या हो गया? मतलब एल्विली तक आ गया ना, एल्विली से खून की नसें जुड़ी हुई हैं, तो एल्विली में ऑक्सीजन आ गई, फिर उसके बाद वो ब्लड में चला जाएगा, ब्लड से पूरे शरीर के अंदर चली जाएगी ऑक्सीजन, फिर सारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके लाएगा, और वो किसको दे देगा? एल्विली को। एल्विली से फिर किसके अंदर चली जाएगी? ब्रोंक्यूल के अंदर, ब्रोंक्यूल से किसके अंदर चली जाएगी? ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई से ट्रैकिया के अंदर, फिर नोस्ट्रिल से बाहर हो जाएगी हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से काम होता है। फिर उसके बाद आगे मैकेनिज्म दे रखा है कि व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम एंड चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्ज। तो क्या होता है? जब हम ब्रीथ इन करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, तो क्या होता है? जो हमारी पसलियां हैं, रिब्स हैं, वो क्या हो जाती हैं? उड़ जाती हैं। फ्लैटन आवर डायफ्राम, आप अभी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो लिप्स क्या होते हैं? वी लिफ्ट आवर रिब्स, हम अपनी रिब्स को, हम अपनी पसलियों को उठाते हैं। ठीक है, और साथ में क्या होता है? फ्लैटन आवर डायफ्राम। और जो हमारा डायफ्राम होता है, ये जो डायफ्राम होता है, ये कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम कुछ इस तरीके का रहता है, जब हम सांस लेते हैं तो कैसा हो जाता है? ये इस तरीके का फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लैटन आवर डायफ्राम। ठीक है, फिर आगे है एंड चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। और जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, लार्ज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ जब हम सांस अंदर लेते हैं, श्वास यानी कि सांस अंदर लेते हैं, हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं, और डायफ्राम कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो वक्ष गुहा होती है। वक्ष गुही का मतलब चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है? वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, क्या होता है? सांस अंदर रहते हैं तो जो रिब्स हैं वो ऊपर उठ जाती है, लिफ्ट हो जाती है, लिफ्ट अप हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है, और जो हमारी चेस्ट कैविटी वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ पसलियाँ ऊपर उठती हैं, डायफ्राम चपटा हो जाता है, और वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। कब बड़ी हो जाती है? कब? जब हम सांस अंदर लेते हैं। ठीक है जी। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स। चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है, चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? एयर को लंग्स के अंदर चूस लिया जाता है, सक कर लिया जाता है। ठीक है जी। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्विली। और सारी जितनी भी एल्विली है शरीर के अंदर, सॉरी लंग्स के अंदर, वो क्या हो जाती है? फिल हो जाती है। किससे? ऑक्सीजन से। ठीक, इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है, क्योंकि वक्ष गुहिका बड़ी हो गई है। इससे क्या होगा? जो वायु हमने अंदर ली थी वो किसके अंदर चली जाएगी? फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है, सारे फुफ्फुस उसको भर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और विस्तृत कूपिकाओं को भर देती हैं, और फिर वो किसके अंदर चला जाता है? लंग्स से विस्तृत जो कूपिकाएं हैं, जो एल्विली हैं, उनके अंदर चली जाती है। ठीक, फिर उसके बाद आगे दिया हुआ है ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ब्लड क्या करता है? सारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके लाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके लाता है फॉर रिलीज इनटू द एल्विली, ताकि वो क्या कर सके? ब्लड को किसके अंदर रिलीज कर सके? एल्विली के अंदर रिलीज, सॉरी, और कार्बन डाइऑक्साइड को किसके अंदर रिलीज कर सके? एल्विली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सके। ठीक है जी। एंड द ऑक्सीजन इन द एल्विलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड। और क्या करे? कार्बन डाइऑक्साइड को तो एल्विली के अंदर रिलीज कर दे, लेकिन एल्विली से ऑक्सीजन को ले ले। ठीक है जी। इन द एल्विलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्ट एंड टू ऑल सेल्स इन द बॉडी। और क्या करे? जो कूपिका है, जो एल्विली, उनसे ऑक्सीजन को लेकर के सारे शरीर में, शरीर की हर एक सेल तक क्या कर दे? उसको ट्रांसफर कर दे, पहुंचा दे। किसको पहुंचा दे? ऑक्सीजन को पहुंचा दे। ब्लड क्या करता है? ब्लड करता है सारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके लाता है, और कहाँ पर दे देता है? कूपिका में, यानी कि ब्लड उसमें एल्विली में दे देता है। ठीक, और फिर एल्विली से क्या ले लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, और सारे शरीर में हर एक सेल तक क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। क्या करता है? शेष शरीर से, पूरे शरीर से इकट्ठा करता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। ठीक है, और कूपिका रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। क्या करता है? सारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके लाता है, और कहाँ पर देता है? कूपिकाओं को देता है, और कूपिका रुधिर वाहिका से क्या ले लेता है? ऑक्सीजन लेकर के सारे शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचा देता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इस पर क्वेश्चन आता है
क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आता है, यानी कि जो श्वसन वर्णक है उस पर क्वेश्चन आता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन है। क्या है, हीमोग्लोबिन, जिसको हम हिंदी में भी क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन ही कहते हैं। ठीक है जी, ये क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल होती है, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं होती है। ठीक है जी, जो खून है लाल कलर का, क्यों, क्योंकि खून के अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इसीलिए। अब ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों है, क्योंकि देखो हम रेस्पिरेशन कब करते हैं, जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ठीक है, उससे एनर्जी मिलेगी, रेस्पिरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है। अब ये जो ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर मिक्स नहीं होती, ये ब्लड के अंदर मिक्स नहीं होती, इसको ये मिक्स नहीं होती, तो फिर ब्लड इसको कैसे ट्रांसपोर्ट कर देता है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। तो जो ऑक्सीजन है, क्या है, जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ में अच्छी बॉन्डिंग है, तो क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाता है और फिर हर एक सेल तक जो है चला जाता है ब्लड के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। क्या करता है, ऑक्सीजन जो होता है ना वो ब्लड के अंदर घुलता नहीं है, डिजोल्व नहीं होता, तो क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। क्या करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, और हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर होता है, इसीलिए ब्लड की सहायता से क्या होता है, पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन फैल जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो श्वसन वर्णक है, मानव श्वसन वर्णक क्या है, हीमोग्लोबिन है। क्या है, हीमोग्लोबिन है। ये कई बार पूछा भी गया है, एक नंबर में, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। ठीक है, तो मानव श्वसन वर्णक क्या है, हीमोग्लोबिन है, जो कि क्या होता है, ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। क्या रखता है, उच्च बंधुता, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में आसानी से जुड़ जाता है हीमोग्लोबिन। ब्लड में तो डिसॉल्व नहीं हो पाता, खून में तो घुल नहीं पाता है, इसलिए वो किससे जाके जुड़ जाता है, किससे कनेक्ट हो जाता है, हीमोग्लोबिन से कनेक्ट हो जाता है, और इससे कनेक्ट होने के बाद हमारी हर एक बॉडी तक चला जाता है। ठीक है, फिर ये क्या है, दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पस। किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, जो आरबीसी रहती है ना उनके अंदर प्रेजेंट रहता है। लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है इसीलिए उनका कलर कैसा रहता है, रेड रहता है। ठीक है, चलिए आगे दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। क्या दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड बाय इन द डिसॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो ब्लड में मिक्स हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो पाता, इसलिए ऑक्सीजन के लिए क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट ब्लड में मिक्स हो जाता है, इसलिए क्या होता है, वो आसानी से सारी बॉडी, जो ब्लड है सारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता है और कहाँ पर दे देता है, लंग्स में, यानी कि एल्वेली में उसको छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज़्यादा आसानी से घुल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर। ठीक है जी, एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड, और इसीलिए बहुत ही आसानी से हमारे ब्लड के अंदर घुल करके वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसे हमारी बॉडी के अंदर डिजॉल्व हो गया, घुल के आसानी से ट्रांसपोर्ट जो है वो हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय आसानी से मिल जाता है, इसीलिए इसका परिवहन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। किसकी अवस्था में होता है, विलय अवस्था में होता है, जबकि ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो विलय अवस्था में नहीं होता, डिजॉल्व फॉर्म में नहीं होता, वो हीमोग्लोबिन से जुड़ा रहता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है, वो विलय अवस्था में ही क्या करता है, परिवहन संवहन करता है। ठीक है, आगे देखा, ड्यूरिंग ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट। जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एयर को अंदर ले रहे हैं, एयर को बाहर छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, जब एयर को अंदर लिया जाता है और बाहर छोड़ा जाता है, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिजुअल अमाउंट। तो क्या करते हैं, जो लंग्स होते हैं ना वो कुछ मात्रा अपने पास में रोक करके रखते हैं, सो दैट देयर इज अ सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। तो क्या करते हैं, जो लंग्स होते हैं वो कुछ ऑक्सीजन को अपने पास में रोक के रखते हैं, जिससे कि क्या हो सके, एक सफिशिएंट टाइम मिल सके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होने के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है श्वसन चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, कुछ हिस्सा अपने पास रखते हैं फेफड़े। ठीक है, जिससे कि ऑक्सीजन का अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, कि क्या हो, ऑक्सीजन आराम से अवशोषित हो जाए और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाए। इसके ये काम होने के लिए उनको अच्छा खासा समय मिल जाता है, इसलिए क्या करते हैं, वो कुछ हिस्सा जो है रोक करके रखते हैं, एयर का कुछ हिस्सा लंग्स अपने अंदर ही जो है रोक करके रखते हैं। ठीक है जी, अगला आता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं हम वहन। ठीक है, तो आज की हम वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइए। कुछ टॉपिक है जो समझ में नहीं आया है या कुछ टॉपिक जो समझ में आ गया है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट, कोई क्वेरी, जो भी चीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आया तो। ठीक है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियो है हमारा दोस्तों, इसको अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए।